अब हम आते हैं हमारे दूसरी स्टोरी पे जो कि है बेल्जियम की। बेल्जियम बेल्जियम नॉर्थ ईस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश, सॉरी नॉर्थ वेस्ट यूरोप का एक छोटा सा देश। यहाँ की आबादी लगभग 10 मिलियन के करीब करीब। छोटा सा देश और छोटी सी आबादी होने के बावजूद भी यहाँ की भी जो एथनिक कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत हाई है। पर हम ये देखते हैं, अगर आप जनरली यूरोप को देखेंगे तो यूरोप में ये दिक्कत इतनी ज़्यादा आती नहीं है कि बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही जगह पे रहो, पर यहाँ ऐसा केस है। उसके पीछे यूरोप की हिस्ट्री ही है। अगर आपने यूरोप की हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी हो तो आपको ये पता चल गया होगा कि समय समय पे कभी कोई किंगडम बड़ा हो जाता, कभी फ्रांस बहुत बड़ा हो जाता था एरिया वाइज, कभी जर्मनी बड़ा हो जाता था, कभी दूसरा कोई किंगडम बड़ा हो जाता था। तो जब हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनका एरिया कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता था। चेंज होने के कारण की पॉपुलेशन भी तो शिफ्ट होती थी। हम बेल्जियम में देखते हैं, ये जो बेल्जियम है आपकी कंट्री, बेल्जियम पहले नीदरलैंड का पार्ट हुआ करती थी। बेल्जियम पहले नीदरलैंड का पार्ट हुआ करती थी। तो 1831 में बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो जाता है और 1831 में वो अपने आप को एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर लेता है। मतलब वहां पर अब लोकतांत्रिक सरकार है, बट जो हेड होगा स्टेट का वो आपका राजा ही होगा। अब हमने यहाँ का राजा, यहाँ का हेड ऑफ स्टेट है। जो यहाँ का राजा है वो फ्रेंच भाषा बोलता है। उस समय की बात बता रहा हूँ कि वहाँ अब तो दूसरी भाषाएं बोलते हैं। उस समय पे जो राजा हुआ करता था वो फ्रेंच स्पीकिंग उसमें आया करते थे पीपल में। वो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर इस पे बार फ्रेंच पे जोर क्यों दे रहा हूँ। हम चलते हैं अब आगे, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जो जब यहाँ पर राजा सही आगे जब स्टेब्लिश हो गई, उसके पीछे का लॉजिक यही था कि जो बेल्जियम है ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में आपके मैप में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका है जो फ्लेमिश रीजन है, दूसरा आपका ये जो ये वेल नोन रीजन है। हम देखते हैं यहाँ की पॉपुलेशन का 59% जो टोटल पॉपुलेशन का है वो डच स्पीकिंग पीपल है और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो कि आपके मैप में ऊपर की तरफ में दिया हुआ है। और जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और वो वेल्सोन रीजन में रहते हैं, जो कि आपके में साउथ, जो कि आपके में नीचे की तरफ में दिया हुआ, बेसिकली साउथ की तरफ में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दो बातें जरूर ध्यान रखना कि जो ये आपका बेल्जियम है वो एक तरफ से फ्रांस से, एक तरफ से नीदरलैंड से और एक तरफ से जर्मनी से सराउंडेड है और एक तरफ उसके समुद्र है। तो हम क्या देखते हैं, इसके जब जो ये देश है इसके एक तरफ फ्रेंच है, जो फ्रांस देश है, तो वहां से फ्रेंच स्पीकिंग लोग यहाँ आ गए, मतलब यहाँ पर जो मेजोरिटी बनने लगी। फिर जो नीदरलैंड था ये उसके अपर वाली साइड में, जहाँ पर इसमें फ्लेमिश रीजन है इसका, तो वहां पर डच स्पीकिंग लोग आके रहने लग गए। फिर इसका 1% पॉपुलेशन जो है वो जर्मन भी बोलती है। वो एरिया जर्मनी से सटा हुआ है, जहाँ क्योंकि उसके उस तरफ में जर्मनी का बॉर्डर टच होता है। तो हमने देखा कि अलग अलग पार्ट से अलग अलग बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं। और इसमें हम ये समझ चुके हैं कि 59% जो टोटल पॉपुलेशन क्या है वो डच स्पीकिंग है। मतलब ये मेजोरिटी में, मेजोरिटी आपको पहली पता चल चुका है, जो ज्यादा नंबर में है। 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और 1% जर्मन है। अब आप समझ गए होंगे कि ये आया कैसे, वही हिस्ट्री आप समझ गए होंगे। इसकी रटना नहीं है, समझ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा उसके पीछे का। मतलब इसके 3 सराउंडिंग स्टेट पता, 3 सराउंडिंग कंट्री पता चल गई, बस उसी का वही लॉजिक है, यहाँ की ये पॉपुलेशन होने का नतीजा है। और बाकी आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी ही है। तो हम आगे क्या देखते हैं, और यहाँ पर हम एक स्पेशल चीज और देखते हैं, जो इसका कैपिटल रीजन है जो कि है ब्रुसेल्स। यहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, मतलब ये यहाँ पर जो इनका कैपिटल है वहाँ पर फ्रेंच मेजोरिटी में है। और जो 20% डच स्पीकिंग लोग, मतलब वो डच यहाँ पर माइनॉरिटी में हो गए बट कंट्री में मेजोरिटी में। कैपिटल में डच माइनॉरिटी में बट कंट्री में वो मेजोरिटी में। समझ रहे हैं? अब आगे चलते हैं इसमें। ये उसका एथनिक कंपोजिशन हो गया, हमने अच्छे से देख लिया। अब इसको एक बार याद कर लीजिएगा। फिर हम क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ का राजा कौन सी कम्युनिटी का था, फ्रेंच का। लॉजिकल बात है, मेजोरिटी में होने के बावजूद ये 59% थे डच, बट ये मेजोरिटी में थे, बट इनके पास कभी भी सत्ता नहीं रही थी इससे पहले। तो जब इनके पास पावर नहीं थी तो लॉजिकल बात है, जिसके पास पावर होती है वही पैसे कमाता, वही रिच होता है। तो हम ये देखते हैं, ये होने के बावजूद भी
हम देखते हैं कि जो बेल्जियम कंट्री है, यहाँ पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो अमीर हैं, वो एजुकेटेड क्लास है, उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, उनको हर चीज़ में बेनिफिट मिल चुका है। जो डच स्पीकिंग लोग हैं बेचारे मेजोरिटी में होने के बावजूद भी उनकी बुरी हालत हो रखी थी। आपने श्रीलंका के केस में देखा था, उन्होंने मेजोरिटी वालों ने माइनॉरिटी को पता नहीं कहीं भेज दिया था, जबकि यहाँ पे माइनॉरिटी वाले अमीर हैं, उनको सारी जॉबें मिल रही है, जितना भी बेनिफिट हो रहा है वो सारे माइनॉरिटी को मिल रहा है। ये दिक्कत की यहाँ पर प्रॉब्लम बनी। तो 1970s आते आते 1960 और 1970 आते आते यहाँ पर टेंशन बिल्ड होने लग गई दोनों कम्युनिटी के बीच में। भाई बिल्ड होनी ही थी, ऊपर से आप यूरोप का आपने देखा हो तो जरा से टेंशन में तो वो नया देश बना लेते हैं लड़ाई करने के बाद थोड़े से में। हमने क्या देखा, 19 जैसे ही यहाँ पर 1960 और 1970s तक यहाँ पर टेंशन बिल्ड होने लग गई। जब यहाँ पर टेंशन बिल्ड होने लग गई, ये इंटेलिजेंट लोग थे, इनको अब पता चल गया था भाई अगर हमने पावर शेयर नहीं किया इनके बीच में तो हमारे बहुत दिक्कत होने वाली है, कोई फायदा नहीं होगा, सिविल वॉर हो जाएगा जैसे आपने श्रीलंका में देखा था। और ये इनका तो इतिहास ही ऐसा है, आपने यूरोप में पढ़ा ही था कि लड़ते ही रह रहे हैं, लड़ते ही जा रहे हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक दूसरी कंट्री से लड़े जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारा खून खराबा ऑलरेडी देख लिया था 1960s और 1970s तक आते आते इनको ऑलरेडी पता था कि इसमें कुछ फायदा नहीं है आपस में लड़ाई करने से, ना अपने पास पावर रखने से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर शेयरिंग का प्रोसेस अपनाया। तो ये क्या करते हैं, 1970 से 1993 तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड होता है। ध्यान से, कितने बार अमेंड होता है, 4 बार अमेंड होता है। अब उसमें सबसे पहले ये जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं, क्योंकि जब इनके बीच में प्रॉब्लम आ गई तो ये कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम बोथ द ग्रुप इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने कहा सबसे पहले जो अमेंडमेंट किया उसमें कहा देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, उनके बराबर बराबर हम मेंबर दे देंगे। तो उससे क्या होगा, दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो कोई भी ग्रुप अपने मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले पाएगा। वहां पर जो मेजोरिटी होती है वो अपने मर्जी से कोई फैसला नहीं ले पाती। और इसमें इनको थोड़ा और पावर दिया गया। इनका जो माइनॉरिटी ग्रुप था उसको सपोर्ट करने के लिए लॉ लाए गए, उनकी लैंग्वेज को, उनकी एथनिसिटी को बचाने के लिए लॉ लाए। मतलब आप ये कह सकते हो उनका सपोर्ट किया जा रहा था। श्रीलंका की तरह नहीं तुम कौन हो, यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट केस, इसके बाद भी जब सॉल्यूशन नहीं निकलता तो और ये क्या करते हैं, मोर पावर टू द स्टेट। इसको आप फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपका पूरा सेकंड चैप्टर आप देखेंगे आगे डिटेल में, तो हम इसको ऐसे याद रखिए। इनकी जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी। इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर रखी नहीं। बोला आपके पास पावर रहने का फायदा क्या है, स्टेट को पावर दे दीजिए। कुछ लिमिटेड जो स्पेशल पावर होती है वो सेंट्रल को दे दी गई, बाकी इन्होंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी। क्योंकि हमने देखा ही था इनके 2 साफ रीजन मान रखे थे, एक फ्लेमिश था, एक वेल्सोन था। फ्लेमिश में डच स्पीकिंग थी और जो आपके फ्रेंच था, यहाँ पर जो वेल्सोन था, यहाँ पर फ्रेंच लोग थे, ये अपने हिसाब से गवर्नमेंट बनाने वाले थे। जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली, अपने अपने रीजन में जब इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली तो ये अपने अपने लिए फैसले लेंगे, तो दिक्कत क्या उसमें। तो उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट को पावरफुल कर देते। उसका लॉजिक क्या था उसके पीछे आप समझ गए होंगे। देयर आर 2 रीजन, जो कि पहला फ्लेमिश है, दूसरा वेल्सोन है, और यहाँ पर ही अपनी मेजोरिटी से ही गवर्नमेंट बना रहे हैं, कोई दिक्कत आनी नहीं थी वहां। तो फिर आगे चलते हैं। आपको मैंने बताया था इनका कैपिटल रीजन, यहाँ पर कुछ अजीब ही खेल था। यहाँ 20% थे, यहाँ 80% थे ब्रसेल्स के रीजन में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आर्गुमेंट किया, इन्होंने कहा इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। इन्होंने क्या कहा, जब आप ब्रिटेन का जब आप चुनाव करेंगे यहाँ पर भी आप इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर देते हैं और इक्वल नंबर ऑफ पावर शेयर कर देते हैं। फ्रांस इसको, जो फ्रेंच पीपल थे, इसको हंसते हंसते मान लिया, परेशानी क्या आने वाली थी भाई। जब उन्होंने इतने लगभग 60% होने के बावजूद वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मान गए, तो ये तो कैपिटल रीजन था बस। इन्होंने कहा ठीक है पावर शेयरिंग, जो आपकी जो सेंट्रल जो आपका जो सिटी का जो कैपिटल है वहां पर हम पावर शेयर करेंगे, हम दोनों बिल्कुल इक्वल पावर शेयर करेंगे। फिर से वही लॉजिक, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स मींस इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन मींस दे विल हैव इक्वल पावर एंड दे विल व्हाट वी कॉल इट, इसको आप कह सकते हैं कि किसी के साथ जाति नहीं होने वाली वहां पर, माइनॉरिटी जैसा कोई केस रह ही नहीं जाता था। हम देखते हैं
क्योंकि असल में अरब देश में माइनॉरिटी में है, बट अरब लेजिस्लेटिव असेंबली में इक्वल रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, तो आपको मानते हुए चलिए कि वो मेजोरिटी बस नंबरों के हिसाब से है, रिप्रेजेंटेशन से आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो कंट्री में नियम बनेंगे वो आपके लिए बनेंगे, जो एजुकेशन पॉलिसी जाएगी वो आपको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, आपका कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम देखते हैं अगला केस में। इसके बाद भी ना सब कुछ वो नहीं हो गया, स्मूथ नहीं हो गया, बहुत सही तरीके से नहीं चल रहा था। तो ये चौथा पॉइंट लाते हैं। इन्होंने क्या, फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने कहा, जो इनके यहाँ पर 3 कम्युनिटी, 3 भाषा बोलने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रहेगी, हम एक और गवर्नमेंट बनाते हैं जिसको इन्होंने नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। बस इस गवर्नमेंट का काम क्या था, इसका काम समझिए। बेसिकली ये तीनों स्पीकिंग में से कोई भी लैंग्वेज का एक गवर्नमेंट हो सकती थी, मतलब तीनों में से फ्रेंच, जर्मन और जो आपकी जो क्या कहते हैं इसको डच भाषा है, इनमें से किसी से भी कोई भी लोग यहाँ पर हो सकते थे। इनका बेसिक एम यही था कि हार्मोनी बना के रखना, कि भाई आप इनके बीच में कोई टेंशन ना हो, ये आराम से रहे। इन चारों प्रोसेस का, और ये जो पावर शेयर हुई, जो हमने इस केस में देखा कि इन्होंने पावर शेयर कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पावर शेयर करने को तैयार है। इस केस का फायदा बहुत अच्छा हुआ। इस केस का क्या फायदा हुआ कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होती है, राइट्स नहीं हुए, और इससे भी ज्यादा बेनिफिट, इकोनॉमिकली ये वेल डेवलप हो गए। आज ये डेवलप्ड कंट्री में गिनी जाती है। अब यहाँ डेवलप्ड कंट्री मतलब ये मत सोच लीजिएगा यूरोप की हर कंट्री डेवलप्ड है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं नहीं नहीं, यूरोप में भी कुछ कंट्री है जो उतनी ज्यादा विकसित नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्री है, मतलब अच्छा है, इनकी इकोनॉमी बहुत सही है। यहाँ पे इतनी हार्मोनी और इतनी पीस में कि आप इससे समझ सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो इन्होंने ब्रुसेल्स में बना रखा है, इनके कैपिटल में, बर्लिन के, सॉरी बेल्जियम के। इससे ज्यादा क्या जीता, इसको देख के आप समझ ही गए होंगे पावर शेयरिंग होने के फायदे, कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नहीं कि सिविल वॉर हो जाएगी श्रीलंका जैसे, सारे मरते फिरेंगे, चाहे मेजोरिटी हो चाहे आप माइनॉरिटी हो, लड़ाई करोगे कुछ नहीं मिलेगा। ये इसका एंड रिजल्ट निकलने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।